अगर कोई कल्पना करे कि वो किसी सरकारी दफ्तर में खड़ा है। हाँ, जो कि बहुत आम बात है हमारे यहाँ। बिल्कुल। और फॉर्म भरने की एक बहुत लंबी लाइन लगी है। अब जब नंबर आता है तो क्लर्क खिड़की से बाहर देखता है और घर का पता या जन्म तिथि पूछने के बजाय इसके वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट मांगता है। अच्छा। और ये सर्टिफिकेट किसी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है, बल्कि ये साबित करने के लिए है कि आप अंदर से खुद को क्या महसूस करते हैं। वाकई ये सुन के है ना, सुनने में ये किसी डिस्टोपियन फिल्म का दृश्य लग सकता है जहां इंसान के वजूद को कागजों और डॉक्टरों की मोहर से नापा जा रहा हो। ये परिदृश्य डरावना जरूर लगता है, लेकिन सच कहूं तो ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। जब हम नीतियों और कानूनों की बात करते हैं ना, तो अक्सर कागजों पर लिखी इबारत और जमीन पर इंसान के अनुभव के बीच एक बहुत गहरी खाई होती है। अरे पर खड़े होकर ये चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय है हाल ही में पारित ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा जटिल विषय। हाँ, और इस पूरी विस्तृत चर्चा के लिए हम अमन गोस्वामी द्वारा लिखे गए एक बेहद विचारोत्तेजक लेख को अपना आधार बना रहे हैं, जिसका शीर्षक है ट्रांसजेंडर राइट्स फ्रेमवर्क इन इंडिया, क्लेमिंग योर आइडेंटिटी। एग्जैक्टली। हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे ये नया 2026 का बिल 2014 के ऐतिहासिक नालसा फैसले को पूरी तरह से पलट देता है। और यही इस पूरे मुद्दे की जड़ है। हाँ, मतलब एक तरफ राज्य है, सरकार है, जिसे अपनी मशीनरी चलाने के लिए प्रशासनिक स्पष्टता चाहिए, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति की अपनी पहचान, उसकी स्वायत्तता और सबसे बड़ी बात उसकी गरिमा का सवाल है। इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए ना हमें ये देखना होगा कि 2014 और 2026 के बीच वो वैचारिक पेंडुलम कैसे घूमा है। 2014 का सुप्रीम कोर्ट का नालसा जजमेंट, हाँ, वो कोई मामूली फैसला नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए एक नजीर था। उस फैसले के पीछे का जो कानूनी और दार्शनिक तर्क था वो ये था कि पहचान या आइडेंटिटी पूरी तरह से एक सेल्फ परसीव्ड भावना है। सेल्फ परसीव्ड मतलब आत्म अनुभूत। बिल्कुल। यानी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में खुद को जिस जेंडर का महसूस करता है वही सच है, उसे किसी बाहरी सबूत की जरूरत नहीं है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देख सकें। सही कहा। ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत यथार्थ है। हाँ, और न्यायालय ने इसे सीधे तौर पर व्यक्ति की निजता और मानवीय गरिमा से जोड़ा था। अगर हम पश्चिमी देशों के मानवाधिकार ढांचों को भी देखें ना, हाँ, वहां भी तो यही माना जाता है। एग्जैक्टली। वहां भी यही मान्यता है कि राज्य का काम ये तय करना नहीं है कि नागरिक कौन है या क्या है। तो राज्य का काम क्या है फिर उस ढांचे में? राज्य का काम केवल उस नागरिक की उसकी स्व अनुभूत पहचान का सम्मान करना और उसे सुरक्षा देना है। मतलब उस समय सारी शक्ति, सारी पावर व्यक्ति के पास थी। बिल्कुल, व्यक्ति ही अपनी पहचान का केंद्र था। लेकिन अब जो 2026 का ये नया संशोधन बिल आया है, इसने जैसे पूरी बिसात ही पलट दी है। हाँ, दिशा बिल्कुल बदल गई है। इस बिल ने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी खुद अपनी पहचान तय करने के उस अहम प्रावधान को ही गायब कर दिया है और उसकी जगह एक नई व्यवस्था ला दी है। हाँ, अब आधिकारिक तौर पर अपनी पहचान दर्ज कराने के लिए एक मेडिकल बोर्ड के पास जाना होगा और उनसे सर्टिफिकेशन यानी बकायदा प्रमाण पत्र लेना होगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी इंसान की आत्मा या उसकी सबसे गहरी सच्चाई पर अब सरकारी मोहर लगनी जरूरी है। ये बदलाव बहुत बड़ा है। ये उस बुनियादी रिश्ते को बदल रहा है जो एक नागरिक का अपने देश की व्यवस्था के साथ होता है। कैसे? देखिए, पहले अधिकार नागरिक की मुट्ठी में था, है ना? वो तय करता था कि वो कौन है। हाँ। अब वो अधिकार एक संस्था के, एक मेडिकल बोर्ड के हाथ में चला गया। सच कहूं तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मेरा मतलब है, अगर 2014 का फैसला इतना ही प्रगतिशील था तो सही, और वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इतना बड़ा जश्न था, तो आखिर सरकार को उल्टी दिशा में जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब वो कौन सा व्यवहारिक सिरदर्द था जिसने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से मेडिकल बोर्ड तक का ये सफर तय करवाया? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है सुशासन,
यानी गुड गवर्नेंस, और एक कल्याणकारी राज्य की मजबूरी। कल्याणकारी राज्य की मजबूरी। हाँ, देखिए, सरकारें भावनाओं या दर्शन पर नहीं चलती हैं। सरकारें चलती हैं। सरकारें चलती हैं आंकड़ों पर, स्पष्ट परिभाषाओं पर और एक्सेल शीट्स पर। बिल्कुल। एक्सेल शीट्स पर राज्य को थर्ड जेंडर के भीतर एक एक पारदर्शी वर्गीकरण चाहिए। इसे पॉलिसी की भाषा में परिभाषिक सटीकता कहते हैं, अंग्रेजी में डेफिनेशनल प्रोसिजन। एक्सेल शीट वाली बात से काफी कुछ साफ होता है ना? मतलब अगर सरकार को कोई योजना लागू करनी है तो उन्हें फॉर्म में टिक करने के लिए एक स्पष्ट हाँ या ना वाला बॉक्स चाहिए। सटीक रूप से, बिना बॉक्स के, बिना कैटेगरी के कोई योजना जमीन पर नहीं उतर सकती। और लेखक अमन गोस्वामी इस बात को बहुत ही तार्किकता से सामने रखते हैं। वे भारत के अन्य सामाजिक वर्गों का उदाहरण देते हैं। अच्छा, जैसे कि? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे देश में पहचान सिर्फ जेंडर का मुद्दा तो है नहीं। हाँ, और भी कई पहचाने हैं। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, हाँ, या अन्य पिछड़ा वर्ग, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के तहत सरकारी नौकरी या कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहता है, तो क्या वो सिर्फ ये कहकर लाभ ले सकता है कि मैं खुद को इस वर्ग का मानता हूं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो तहसीलों और दफ्तरों के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। ढेरों दस्तावेज देने होते हैं। हाँ, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, न जाने क्या क्या। सही कहा। राज्य हर उस वर्ग से एक एक प्रमाणित पहचान पत्र मांगता है जो किसी भी तरह की रियायत या लाभ का दावा करता है। तो सरकार का तर्क ये है कि जब जेंडर ही कल्याणकारी लाभों का आधार बन रहा है, जैसे कि आरक्षण हो गया, या स्कॉलरशिप या कोई विशेष स्वास्थ्य बीमा, बिल्कुल, तो वहाँ प्रमाण की आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो काफी लॉजिकल लगता है प्रशासन के नजरिए से। और इसमें संसाधनों के सीमित होने का तर्क भी जुड़ जाता है। हाँ, फंड्स तो लिमिटेड ही होते हैं। बिल्कुल। जब सरकार के पास फंड सीमित है तो उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि मदद असल हकदार तक ही पहुंचे, ताकि कोई गलत फायदा ना उठा ले। एग्जैक्टली। यही फर्जी दावों या फ्रॉडुलेंट क्लेम्स को रोकने का तरीका है। न्यायपालिका जब न्याय करती है तो उसे सबूत चाहिए होते हैं। हाँ। उसी तरह कार्यपालिका जब संसाधन बांटती है तो उसे प्रमाण चाहिए। समझ रही हूँ। अगर केवल सेल्फ डिक्लेरेशन या किसी हलफनामे के आधार पर लाभ मिलने लगे तो हमेशा ये डर बना रहता है कि व्यवस्था का दुरुपयोग होगा। और जो सबसे ज्यादा हाशिए पर हैं, उनके हक का पैसा कोई फर्जी दावा करने वाला ले जाएगा। बिल्कुल, यही सरकार की सबसे बड़ी चिंता है। मैं इस प्रशासनिक मजबूरी को समझ सकती हूँ। जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए बैंक स्टेटमेंट दिखाना समझ आता है। हाँ। क्योंकि आय, इनकम एक ऐसी चीज है जिसे आप गणित में माप सकते हैं। सही बात है। लेकिन यहीं पर ना एक बहुत बड़ी वैचारिक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? जेंडर को बायोलॉजिकल या मेडिकल तरीके से कैसे साबित कर सकते हैं, खासकर तब जब वो मूल रूप से एक मनोवैज्ञानिक यथार्थ है, जैसा कि 2014 के फैसले में कहा गया था। और ये वो बिंदु है जहां ये नया कानून सबसे गंभीर चुनौती पेश करता है। हाँ, जब व्यवस्था ऑर्डर या कह लें कि नियंत्रण पर बहुत ज्यादा जोर देती है ना, तो उसका सीधा नुकसान व्यक्ति की स्वायत्ता को, उसकी फ्रीडम को उठाना पड़ता है। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और थोड़ी डरावनी भी। वाकई, क्योंकि जब हम मेडिकल बोर्ड कहते हैं तो ये सुनने में एक बहुत ही साफ सुथरी क्लिनिकल प्रक्रिया लगती है। कागजों पर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जमीन पर ये काम कैसे करेगा? एक मेडिकल बोर्ड के पास एक तय चेकलिस्ट होगी, है ना? बिल्कुल, कुछ स्टैंडर्ड मेडिकल पैरामीटर्स होंगे। हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इंसान उस पास या फेल होने वाले टेस्ट में फेल हो गया, उसका क्या होगा? यहीं से बहिष्करण यानी एक्सक्लूजन का सबसे बड़ा डर पैदा होता है। एक्सक्लूजन? हाँ, देखिए, ट्रांसजेंडर समुदाय को एक सांचे में ढला हुआ समूह तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, हर किसी का अनुभव अलग होता है। एग्जैक्टली। किसी का लिव्ड रियलिटी या जिया गया यथार्थ दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति सर्जरी करवाता है, कोई हार्मोन थेरेपी लेता है, हाँ। और कोई शायद इनमें से कुछ भी नहीं चाहता या अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सामाजिक रूप से अपनी पहचान बदल रहा है, हाँ, कपड़े पहनने का तरीका बदल रहा है, लेकिन उसने कोई मेडिकल प्रक्रिया नहीं अपनाई है, हाँ, और वो उस मेडिकल बोर्ड के सामने जाता है, तो बोर्ड तो यही कहेगा ना कि हमारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स के हिसाब से आप इस थर्ड जेंडर के बॉक्स में फिट नहीं बैठते। और इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा। क्या? वो व्यक्ति अपनी पहचान तो खोएगा ही, साथ ही उन सारी सरकारी योजनाओं से भी बाहर हो जाएगा
जो खास तौर पर उसी के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई थी। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ट्रांसजेंडर समुदाय पहले ही शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में इतना हाशिए पर है। बिल्कुल। संस्थागत सत्यापन की ये मांग, ये मेडिकल ठप्पा उन पर एक और नई दीवार खड़ी कर देती है। और इसी वजह से कई लोग इसे संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ मानते हैं। वाकई हमारा संविधान तो व्यक्ति की गरिमा की बात करता है ना। हाँ, निजता और गरिमा मौलिक अधिकार हैं। लेकिन यहाँ इस नए बिल में पहचान कोई जन्मजात अधिकार नहीं रही, बल्कि वो एक प्रक्रिया बन गई है। एक ऐसी प्रक्रिया जहां आपको अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने हैं, खुद को बार बार अजनबियों के सामने साबित करना है। ये पूरी प्रक्रिया ही अमानवीय लगती है। ये अमानवीय इसलिए लगती है क्योंकि ये पूरा सिस्टम इंसान के जिए गए यथार्थ से ज्यादा अहमियत परिभाषिक सटीकता को दे रहा है। हाँ, वही एक्सेल शीट वाली बात। बिल्कुल। जब भी व्यवस्था और स्वायत्तता का यानी सिस्टम और ऑटोनॉमी का टकराव होता है ना, तो अक्सर राज्य अपनी सहूलियत के लिए ऐसी नीतियां बनाता है जो हाशिए के लोगों के लिए बहुत भारी पड़ती हैं। तो क्या इसका कोई समाधान है? ये एक मुश्किल सवाल है। क्योंकि देखिए, एक तरफ हमने देखा कि राज्य को कल्याणकारी योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए एक प्रमाण चाहिए, जो कि तार्किक लगता है प्रशासन के हिसाब से। हाँ, और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि इस मेडिकल प्रमाण की जिद कैसे लोगों की गरिमा छीन सकती है और उन्हें उनके अधिकारों से ही बेदखल कर सकती है। तो क्या इन दोनों अतिवादों के बीच कोई संतुलन स्थापित किया जा सकता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस लेख के लेखक अमन गोस्वामी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस कदम को, इस 2026 के बिल को पूरी तरह से विलेन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा, वो ऐसा क्यों कहते हैं? वे याद दिलाते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय के भीतर भी कमजोरी की कई अलग-अलग परतें हैं, लेयर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी हैं। हाँ, ये तो है। सब एक ही बैकग्राउंड से नहीं आते। बिल्कुल। कुछ लोग अपेक्षाकृत विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि से आ सकते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं। हाँ, जबकि कई लोग सड़कों पर बेहद अमानवीय स्थितियों में जीवन गुजार रहे हैं। तो उनका तर्क ये है कि अगर परिभाषाएं बहुत ज्यादा तरल या फ्लूइड रहेंगी तो शायद सबसे कमजोर लोगों की पहचान ही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, यही उनका मुख्य बिंदु है। वे एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। वे इस मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया की तुलना एक रूटीन हेल्थ चेकअप से करते हैं। एक रूटीन हेल्थ चेकअप? हाँ। ये तुलना थोड़ी अजीब नहीं है? देखिए, उनका कहना है कि जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सही इलाज के लिए हमें अपने शारीरिक या मानसिक स्थिति के बारे में सब कुछ खुलकर बताना पड़ता है। हाँ, वो तो बताना ही पड़ता है डॉक्टर को। और हम उससे अपनी निजता का उल्लंघन नहीं मानते। नहीं, वो तो इलाज के लिए जरूरी है। बिल्कुल, हम उसे इलाज की एक सीढ़ी मानते हैं। तो लेखक का सुझाव यह है कि मेडिकल बोर्ड को भी एक दीवार की तरह नहीं, अच्छा, बल्कि स्वानुभूत पहचान की पुष्टि या करॉबरेशन करने वाले एक माध्यम की तरह देखा जाना चाहिए। मुझे यहाँ थोड़ी आपत्ति है। हाँ, बताइए। देखिए, ये तुलना कागजों पर तो बहुत अच्छी लग सकती है, हाँ, लेकिन जमीन पर वास्तविकता बहुत अलग होती है। जब कोई बुखार या किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाता है, हाँ, तो वो स्वेच्छा से जाता है, हाँ, अपनी मर्जी से, क्योंकि उसे इलाज चाहिए। लेकिन यहाँ एक इंसान किसी बीमारी का इलाज कराने नहीं जा रहा है, हाँ, वो अपना वजूद साबित करने जा रहा है। ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है ना? एक स्वास्थ्य जांच और मैं अस्तित्व में हूं की जांच के बीच बहुत बड़ा फर्क है। ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है आपका, और शायद यही वजह है कि लेखक भी ये मानते हैं कि इस पूरे फ्रेमवर्क की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर लागू कैसे किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन सबसे जरूरी है। बिल्कुल। एक आदर्श स्थिति में, एक आइडियल सिनेरियो में, ये एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हो सकता है। फॉरवर्ड लुकिंग कैसे? ऐसे कि जहां राज्य का सर्टिफिकेशन मिलने के बाद उस व्यक्ति का कानूनी दावा इतना मजबूत हो जाए कि कल को कोई भी उसके अधिकारों को चुनौती ना दे सके। हाँ, मतलब एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर कोई सवाल नहीं उठा सकता। एग्जैक्टली। उसकी पहचान कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। लेकिन ये तभी होगा जब वो मेडिकल बोर्ड संवेदनशील हो। हाँ, ये सबसे बड़ी शर्त है। अगर वहां बैठे अधिकारी और डॉक्टर रूढ़िवादी सोच के हुए
तो वो बोर्ड मदद का माध्यम बनने के बजाय एक गेटकीपर बन जाएगा, जो लोगों को अंदर आने देने के बजाय बाहर का रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार को बहुत ही सहानुभूति यानी एम्पैथी के साथ काम करना होगा। मेडिकल बोर्ड्स को यह समझना होगा कि वो जेंडर को केवल शारीरिक बनावट या बायोलॉजिकल नजरिए से नहीं जांच सकते। हाँ, उन्हें मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी समझना होगा, उसी गहराई से समझना होगा। अगर वे केवल शारीरिक मापदंडों पर अड़े रहे तो ये बिल, ये कानून अपने ही मकसद में पूरी तरह फेल हो जाएगा। बिल्कुल। और समुदाय की तरफ से क्या उम्मीद की जा रही है इस लेख में? क्या उन्हें बस इस व्यवस्था को, इस मेडिकल बोर्ड को चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं, लेखक का मानना है कि समुदाय को भी इस फ्रेमवर्क को लेकर एक सहयोग का, एक कोलैबोरेशन का रवैया अपनाना चाहिए। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये तभी मुमकिन है जब सरकार उन्हें ये भरोसा दिलाए कि ये सर्टिफिकेशन उन्हें सशक्त बनाने के लिए है, ना कि उनका उत्पीड़न करने के लिए। सही कहा। और ये विश्वास रातों रात नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए राज्य को अपनी संस्थाओं में, अपने अधिकारियों की ट्रेनिंग में भारी सुधार करने होंगे। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे मुद्दे को समेटें तो ये सिर्फ एक बिल या सिर्फ एक समुदाय तक सीमित बहस नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये एक बहुत ही बड़े सवाल का प्रतीक है। एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट हमारे जीवन में कितनी गहराई तक दखल दे सकता है? बहुत ही सटीक सवाल है ये, है ना? राज्य को सुशासन चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, जिसके लिए उसे नागरिकों को स्पष्ट खानों में बांटना है। और व्यक्ति को अपनी स्वायत्ता चाहिए, अपनी फ्रीडम चाहिए, जहां उसकी पहचान किसी सरकारी मोहर की मोहताज ना हो। और ये संतुलन स्थापित करना, ये बैलेंस बनाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। हम नागरिकता को कैसे परिभाषित करते हैं, पहचान का असल मतलब क्या है, ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। बिल्कुल। 2014 का जो फैसला था वो एक छोर था। 2026 का ये बिल ये दूसरा छोर है। हाँ। शायद आने वाले समय में न्यायालय और समाज मिलकर एक ऐसा बीच का रास्ता निकाले जो इंसान की यथार्थ और राज्य की आवश्यकता दोनों का सम्मान करे। इस चर्चा ने निश्चित रूप से नीतियों को देखने का एक नया नजरिया दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर सकता है। वो क्या? अगर राज्य अपनी कल्याणकारी योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाने के नाम पर जेंडर जैसी बेहद व्यक्तिगत और आंतरिक पहचान का मेडिकल प्रमाण मांग सकता है, तो क्या भविष्य में हमारी निजता के अन्य पहलुओं को भी सरकारी लाभ पाने के लिए जैविक या मनोवैज्ञानिक पैमानों पर साबित करना पड़ेगा? ये तो बहुत ही डरावनी संभावना है ना? संस्थागत सत्यापन की ये जो इंस्टीट्यूशनल वैलिडेशन की सीमा है, ये आखिर कहाँ जाकर खत्म होगी? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे हर विचार, हमारी हर आंतरिक भावना को किसी सरकारी रजिस्टर में दर्ज होने के बाद ही सच्चा माना जाएगा? ये एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जो आने वाले कई दशकों तक हमारी राजनीतिक और सामाजिक बहसों के बिल्कुल केंद्र में रहने वाला है। बिल्कुल। और शायद यही वो सवाल है जिसके साथ हमें आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकना चाहिए। सोचने के लिए बहुत कुछ है। ये वाकई सोचने का विषय है कि एक समाज के रूप में हम व्यवस्था और स्वतंत्रता के बीच कौन सा पलड़ा भारी रखना चाहते हैं। आज के इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।